बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारी पहली क्लास है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की। और इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट की बाउंड्रीज क्या है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है ज़ीरो वेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल असेसमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ईएमएस को डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, प्लूटर पेस सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। ये एक हमारा सेशन होगा कुछ दिनों का, जिसके अंदर हम कुछ हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और हमें क्यों जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की कोर्सेज हमें करने चाहिए और इन कोर्सेज से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। और इन इससे क्योंकि बेसिकली देखें, जब हम भी मैं आपके लिए टर्मिनोलॉजी सारी तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा कि टर्मिनोलॉजीज क्या है। शायद अभी आपको इन टर्मिनोलॉजीज की समझ भी ना आ रही हो कि ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बट ये है कि यूजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपके लिए ये चीज़ें फेमिलियर होती जाएंगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे का जो है बैकग्राउंड एनवायरनमेंट से हो और हर एक बंदे को बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में हर चीज़ पता हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी इन कोर्सेज का नाम भी नहीं सुना होगा। फर्स्ट टाइम वो आज एनवायरनमेंट की क्लास के अंदर ले रहे होंगे, फर्स्ट टाइम वो सेशन ले रहे होंगे। तो फिर हम मैं इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को बेस से लेके चलूंगा, बुनियादी तौर पे मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा कि जैसे एक लेमैन को पढ़ाया जा रहा है जिसको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, तो इस तरह से हम इसे लेके चलेंगे। कुछ लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात कर लेते हैं जी, कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारे इस कोर्स के। हम इस कोर्स से क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स की बात करें जी, कि आज के सेशन को लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाए, एनवायरनमेंट क्या होता है। इंशाल्लाह फिर आगे हम इसके अंदर एथिकल एंड लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स की तरफ जाएंगे कि इन्वायरमेंट को सस्टेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना या उसको जो है कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, एथिकली क्यों ज़रूरी है, लीगली क्यों ज़रूरी है और फाइनेंशियली क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, हम सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करें। फिर हम इसको लिंक करेंगे कि भाई जो बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट है वो एक छोटी सी चीज नहीं है, वो बेसिकली एक बोनाफाइड चीज है जो कि अपना इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया के साथ। क्योंकि एनवायरनमेंट की तो कोई बाउंड्रीज है नहीं ना। ऐसे तो नहीं है जैसे मुल्कों की बाउंड्रीज है, हर मुल्क की अपनी एक बाउंड्रीज है, पाकिस्तान की अपनी एक बाउंड्री है, अफगानिस्तान की अपनी है, इंडिया की अपनी है, चाइना की अपनी है, तो कंट्री की बाउंड्रीज है ना। बट जो उनका एनवायरनमेंट है वो तो इंटरकनेक्टेड है, आबो हवा तो इंटरकनेक्टेड है ना। तो जब उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर जब बाउंड्रीज नहीं होंगी तो फिर एक की जो जो भी एक्टिविटीज होंगी उसकी वजह से दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है हम इंशाल्लाह उससे भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि वर्क प्लेस एक्टिविटीज को, जो वर्क प्लेस एक्टिविटीज जो है सब्जेक्टेड टू लॉ होती हैं, इन्फोर्समेंट के अकॉर्डिंग होती है, कि उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। सो जी, आज की टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हमने क्या डिस्कस करना है। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जी हमारा जी द स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में कि एनवायरमेंट का स्कोप क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का किस नेचर के अकॉर्डिंग हम उसमें काम करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम आज के सेशन के अंदर जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं जी इन्वायरमेंट की तरफ। अभी तक हमें तो इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इन्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। आप यूजुअली इस वक्त कहीं भी बैठे हो, आप बैठे हो, शायद आप में से कोई बंदा अपने कमरे में बैठा हो सकता है कोई बंदा अपनी वर्क फील्ड में बैठा हुआ हो सकता है कोई बंदा पार्क में बैठा हो, आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं इस सेशन को सुनने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आप जहां भी बैठे हो, तो आपके इर्द गिर्द जो चीजें भी हैं दोज आर बेसिकली योर एनवायरनमेंट। जनरली एक लेमैन की जो डिफिनेशन एनवायरनमेंट की, तो उसको हम ऐसे ही बोलते हैं सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स इज बेसिकली योर एनवायरनमेंट। हमारा इर्द गिर्द हमारा माहौल जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है। हम एक लेमैन की एक सबसे सिंपल अगर हम एक डिफिनेशन करें तो हम उस एनवायरनमेंट उसे बोलते हैं। फिर अगर हम इन डेप्थ जाके उसको अगर अगर स्टडी करने की कोशिश करें या इन डीप जाके हम कहते हैं कि द सराउंडिंग्स विच कंप्राइज ऑफ एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट, एनिमल एंड पीपल एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन ऑल कंपोनेंट, दिस इज बेसिकली योर एनवायरनमेंट। मतलब आपका वो आबो हवा, आपका वो स्फीयर जिसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज, जिसके अंदर वाटर आता है आपका, आपकी लैंड, आपकी जमीन आ गई, आपकी आपकी कुदरती नबातात आ गई, आपकी रिसोर्सेज आ गई, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल, हर एक चीज और उनका आपस के अंदर जो इंटरेक्शन है, इसकी वजह से जो इवॉल्व होने वाला इकोसिस्टम है, दिस इज ऑल इज बेसिकली योर एटमॉस्फेयर और दिस ऑल इज बेसिकली योर एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। मतलब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर एक चीज मिलजुल के हमारा क्या बनाती है, हमारा माहौल बनाती है, हमारा इन्वायरमेंट बनाती है।
और हमारी कोई भी एक्टिविटी जो इसमें से किसी एक भी एलिमेंट को नुकसान पहुंचाती है, हमारी कोई एक्टिविटी जो वाटर को नुकसान पहुंचाए, जो लैंड को पहुंचाए, जो नेचर रिसोर्सेज को पहुंचाए, जो प्लांट्स को पहुंचाए, जो एनिमल्स को पहुंचाए नुकसान, या जो पीपल्स को पहुंचाए, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज हमारी वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर आती हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से मुराद क्या है कि हम हमारा माहौल को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है वो चीजें। उसकी वजह से हमारी हर उस एक्टिविटी की वजह से हम कहते हैं कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम बोलेंगे कि हमारी ये सारी एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे माहौल का नुकसान हो रहा है, हमारी आबो हवा का नुकसान हो रहा है। हम इस चीज की बात करेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि रेफरिंग टू सराउंडिंग और वेरियस स्केल्स, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल और ग्लोबल। तो फिर इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, या इसके लिए जब रेफर करते हैं, जब हम सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी करते हैं और ग्लोबल लेवल पे भी करते हैं। क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज मैंने बताई कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑन द बेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअली कभी भी नहीं लेते एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, इवन हम ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लेते। हम इसको हमेशा जब भी लेते हैं, जब हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करते हैं, तो फिर हम इसे ग्लोबल लेवल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्यों? बिकॉज दोज आर द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली इन्वायरमेंट तो चीज ही ऐसी है कि इसके अंदर तो एक नेचुरल पर्सपेक्टिव है। हम रोज बरोज अपने इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं, रोजाना हम इसको एक्सपोज होते हैं, रोजाना हम इसका हिस्सा हैं। हमारी जिंदगी पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है, इसकी ऊपर डिपेंड करती है। हमारी हर एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और हम खुद इसका हिस्सा हैं, एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एनिमल, ठीक है? क्योंकि साइंटिस्ट तो हमें होमोसेपियंस बोलते हैं ना। तो होमोसेपियंस के अकॉर्डिंगली हम क्या हुए? हम भी तो एनिमल ग्रुप के ऊपर के अंदर आते हैं। तो जब एज अ एनिमल या एज अ होमोसेपियंस, एक इंसान भी जो है इस एनवायरनमेंट का एक जो है एलिमेंट है। तो हमारी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स को जो है नुकसान पहुंचाएंगी, तो वो क्या होंगी? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होंगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। मल्टी डिसिप्लिनरी से क्या मुझे मुराद है कि डिसिप्लिन क्या होता है? किसी एक सेम या किसी एक फील्ड को हम बोलते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब हम इवॉल्व करते हैं, जब हम अकोमुलेट करते हैं नंबर ऑफ डिसिप्लिन को इन वन प्लेस, डिफरेंट फील्ड्स को जब हम अकोमुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट, तो एज अ होल मैं आपको वर्ड यूज करता हूँ। एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास जो है मैरीन बायोलॉजी भी आती है आपके पास, एक्वाटिक बायोलॉजी भी आपके पास आती है आपके पास, ठीक है? लैंड टेरेस्ट्रियल बायोलॉजी भी आपके पास आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके पास आते हैं, प्लांट्स भी आपके पास आते हैं, प्लैंक्टन्स भी आपके पास आते हैं, एल्जीज भी आपके पास आते हैं, एनिमल्स भी आपके पास आते हैं। तो देखें कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मिल के आपके एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो लिहाजा जब इसकी मैनेजमेंट भी हमने करनी है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है वो क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। क्योंकि इस डिसिप्लिन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कम्युलेट किया गया है। इवन केमिस्ट्री भी इसके अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेसिकली एम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से क्या हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दोज एलिमेंट्स ऑफ योर एनवायरमेंट। कि आया आप अपने एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, उनको किस तरह से प्रिजर्व करेंगे, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचने से बचाएंगे। दिस इज बेसिकली योर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सिस्टम है। इसके लिए प्रॉपर सिस्टम आपको चाहिए मैनेज करने के लिए। विदाउट सिस्टम आप ये नहीं कर सकते। इसके एम की हम बात करते हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है कि टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन, माहौल को साफ सुथरा रखना, पोल्यूशन से बचाव करना, और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? सिंपली मैं आपको आपको मैं एक जनरल एग्जांपल दूं। आपके जेब के अंदर इस वक्त 500 रुपए पड़ा हुआ है। सो योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज 500। अब आपके पास वो 500 रुपए आपको पॉकेट मनी मिली है एक हफ्ते के लिए। अब आपकी मर्जी कि आप उसको 1 घंटे में इस्तेमाल करें, एक दिन में इस्तेमाल करें, या 5 दिन में इस्तेमाल करें। अगर तो आप उसको एफिशिएंटली यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि एक तनासब से आप यूज एहतसाब के साथ अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप उसको 5 दिन के लिए पूरा कर लेंगे, दिस इज बेसिकली द एफिशिएंट यूज। हाँ, इकोनॉमिकल यूज क्या होगा इसका?
वो ये होगा कि अगर आप इसको 5 दिनों से भी ज्यादा इस्तेमाल करें, आपको 5 दिन के लिए मिले थे, आपने उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग कर दी है, दिस इज सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबिलिटी का। हम आगे पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। प्रिवेंट पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं जी, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आप पोल्यूशन को कैसे मैनेज करेंगे। हम आगे, आज के लेक्चर हमारा है ही सारे का सारा पोल्यूशन के बारे में। आज हम सारी पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे वेस्ट को, एनर्जी को, नॉइस को। क्योंकि एनर्जी, नॉइस, वेस्ट, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं और इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो इंसान है। इंसान के बगैर ये दुनिया कायम रह सकती है, ये इकोसिस्टम, ये इन्वायरमेंट, ये सब कुछ इंसान के बगैर कायम रह सकता है, बट इंसान इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकता। इंसान जो है होली सोली डिपेंड करते अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, बट इन्वायरमेंट इस पे डिपेंड नहीं करता। जब इंसान जो जमीन पे नहीं था तो उस वक्त भी तो इन्वायरमेंट चल रहा था, आबो हवा चल रही थी, माहौल चल रहा था, चरिंद परिंद हैवान चल रहे थे लगे हुए। इंसान ने आके यहाँ पे सिर्फ उसे बिगाड़ पैदा किया है, अच्छाई कुछ भी नहीं की इसने। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, मैं आपको ज्यादा पीछे तो नहीं लेके जाऊंगा, 17वीं सेंचुरी के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 60 मिलियन थी। कितनी थी जी? 60 मिलियन। दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। 10 मिलियन 1 करोड़ होता है आपका, 60 मिलियन कितना हो गया? 6 करोड़। तो 60 मिलियन पॉपुलेशन थी सिर्फ 17वीं सेंचुरी के अंदर। फिर 1750 के अंदर जब आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई। अच्छा, एक और मजे की बात, अंटिल 17वीं सेंचुरी दुनिया के अंदर कोई कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉलोनाइजेशन को बोलते हैं आबादियाती निज़ाम। मतलब आबादियाती निज़ाम से मुराद क्या हुआ कि जैसे आजकल हम मोहल्ले बना के रहते हैं ना, सोसाइटीज एंड मोहल्ले बना के रहते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट उससे पहले नहीं, 17वीं सेंचुरी तक। किसी एक गांव में कोई एक घर है, दूसरे गांव में एक घर है, तीसरे गांव में एक घर है, किसी ने जंगल में घर बनाया हुआ है। तो मतलब इस तरह स्कैटर्ड पॉपुलेशन थी, कोई एक आबादी इस तरह से नहीं थी। अब 1750 के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया लोगों ने, जो है मास स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर को फरोग मिला। तो फिर लोगों ने मिलजुल के रहना शुरू किया। अब जब लोगों ने मिलजुल के रहना शुरू किया तो उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। पहले उनको ज़्यादा खतरात का सामना था, ठीक है, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। फिर लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुई है, अनटिल एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज होती रही। एंड इन मैं अगर 2020 की मैं बात करूँ, जो ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स हैं 2020 के, उनके अकॉर्डिंगली दुनिया की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन तक पहुंच गई थी। नाउ इट्स नॉट मिलियन, इट्स बिलियन। 7.8 बिलियन तक 2020 के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन थी। और 2000 में 23 के में सेंसस जनवरी के में पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ था कि इट इज गोइंग टू क्रॉस 10 बिलियन। ये इस साल के आखिर तक शायद पॉसिबल है कि 10 बिलियन को क्रॉस कर जाए। तो इतना रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशंस। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ जो दुनिया में मौजूद लोग हैं वो अपने साथ कुछ इफेक्ट्स भी तो लेके आ रहे हैं। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आपको ज्यादा घर चाहिए। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आपको खाना ज्यादा चाहिए। हर बंदे की फूड रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आपको ज्यादा कपड़े चाहिए। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आपको हर बंदे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, हर बंदे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है फिर फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहाँ से आएगा? फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। तो मतलब ये समझें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ आपके रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद इन अर्थ सिस्टम। क्यों कहता है कि जब तक आप अर्थ और अर्थ सिस्टम के आपस में इंटरेक्शन को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आगे हम डिस्कस भी करेंगे, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिन्यू हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन दोबारा होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको आपने एक दफा यूज कर दिया तो वो दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे, या इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, वो हजारों साल लेंगे दोबारा पैदा होने में। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, मैं क्रूड ऑयल की,
पेट्रोल डीजल जो भी आप क्रूड ऑयल अपने निकालते हैं, आप जमीन से निकालते हैं, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में, और हम चुटकियों में जो है पहाड़ों के पहाड़ खाली करते हैं और हम जो है इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन्हीं चीजों को जो है कंसर्न करता है और इन चीजों को वो देखता है। अच्छा, अब सबसे बड़े बैरियर्स की बात करते हैं। जब हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट कुछ फिर इसके अंदर हमारे पास बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे हमें चीजें देखने को मिलती हैं जो कि हमें रोकती हैं इस चीज की तरफ जाने से, जिसकी वजह से हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे होते एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे होते, उसे कंजर्व नहीं कर पा रहे, उसको हम बचा नहीं पा रहे। उसके अंदर चार बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले तो आ गया आपका कंपीटिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, जो भी मैं आपसे बात कर रहा था। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से बनाया है कि उसकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इन दो तीन चीजों को वो प्रिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एक चीज होती है इंसान की जरूरियात, नीड्स। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करके जिंदा रह सकता है। हाँ, एक इंसान का बुनियादी हक है कि उसकी अगर वो इस काबिल है तो अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद वो कंफर्ट के अंदर जा सकता है, तो इट विल मच बेटर कि आप कंफर्ट जोन में रहें, अपने नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, आप अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बाद आप कंफर्ट जोन पे जाएं, बट लग्जरिटी के अंदर ना जाएं आप। अब क्योंकि जिस वक्त हम लग्जरिटी में जाते हैं, हम जब अपने इसको आगे लेके चलते हैं, हमने जब अपने नीड्स को पूरा किया, नीड्स को पूरा करने के बाद हमने अपने जो है कंफर्ट जोन में पहुंचे, तो कंफर्ट जोन तक हम वहां पे नहीं रहेंगे, फिर कंफर्ट जोन के बाद हमने जाना है, अपने लग्जरिटी में जाना है। अब जब हम लग्जरिटी में जाते हैं तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। वहां पे फिर क्या डेवलप होता है? कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है किस चीज का? डिमांड्स का। अब हर बंदा लग्जरिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्योंकि जब हर बंदा लग्जरिटी को अफोर्ड नहीं कर पा सकता, तो फिर वहां पे क्या आता है? फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम आता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, और उसको फुलफिल करने में फिर जो है आपका जो है ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, ये फिर वहां पे कासिर है, और यहाँ पे आगे पे प्रॉब्लम पैदा होता है इस चीज को लेके। फिर अगली चीज आपके पास आती है जी, बिहेवियर इश्यूज। अब बिहेवियर इश्यूज ये हैं कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट के जो टेक केयर करना है वो डिपेंड करता है पीपल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर। अब किसी वर्क प्लेस में अगर आप काम करते हैं, तो एज एन एम्प्लॉय या एज एन एम्प्लॉयर आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें। बट हर बंदे को उस चीज की अहमियत का नहीं पता होता, हर बंदे को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। तो जब हर बंदे को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, तो हर बंदा फिर इसका ख्याल भी नहीं रखेगा। मिसाल के तौर पे, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, वो इन्वायरमेंट को लेके बड़ा जो है कोशां है, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस का पता है इन्वायरमेंट की, हर वक्त लगा रहता है भाई इन्वायरमेंट के बारे में कि भाई ये कर दें वो कर दें, बट उसके पास जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको घंटा को फर्क नहीं पड़ता। उनके आगे जो आप अगर बातें करते भी हैं तो इसके मतलब जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है, उनको कोई परवाह ही नहीं है भाई इन्वायरमेंट की। तो दिस इज बेसिकली अ बिहेवियरल इशू। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जब एडॉप्टेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम जब आता है वो बिहेवियर इश्यूज का आता है, लोगों का बिहेवियर इस चीज के बारे में। मैं सिंपल सी एक एग्जांपल आपको दूंगा। पाकिस्तान में आजकल टूरिज्म का बोलबाला है, ऐसे ही है जी। हम सुनते हैं टूरिज्म के बारे में कि पाकिस्तान में टूरिज्म को बड़ी फ़रोग मिल रही है, बाहर से ब्रिटिश आ रहे हैं लगे हुए, फॉरेनर्स आ रहे हैं लगे हुए, वो वहाँ पे आगे टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोशिश की जा रही है ना कि हम क्या करें, वहां से इनकम जनरेट करें और उस इनकम को अपने इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के ऊपर हम उसको लगाएं, और इकोनॉमिक बेनिफिट भी कंट्री को उससे मिलता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ के टूरिस्ट हैं, मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट को नहीं बोलूंगा, वो आके इंटरनेशनल टूरिस्ट आके यहाँ की सफाई कर रहे होते हैं, और यहाँ के हमारी लोकल पॉपुलेशन यहाँ पे गन मचा रही होती है। हम जाते हैं कहीं पे भी, इवन आपको मैं बता दूं कि 20,000 फीट की बुलंदी के ऊपर, 18,000 फीट की बुलंदी के ऊपर आप जाते हैं, खुंजराब पास जाते हैं, और वहां पे जाके आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं, कचरा फेंकते हैं, पेम्पर्स फेंकते हैं, प्लास्टिक थैले फेंकते हैं।
एक नॉर्मल लेवल के ऊपर भी उसको प्लास्टिक को डिग्रेड होने में हजारों साल लग जाते हैं। और जब सी लेवल से इतनी ऊंचाई के ऊपर जहाँ पे सालों साल बर्फ पड़ी रहती है, तो वो तो मैं आपको कई बोल सकता हूँ, मैं दावे से बोल सकता हूँ कई 100 साल तक भी जो है, कई हजार साल तक भी उसने डिग्रेड नहीं होना, उसने उधर उधर ही पड़े रहना है। तो दिस इज अ बिहेवियरल इशू ना। हम किस तरह से ऐसे बिहेवियर के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो लिहाजा सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपने लोगों के अंदर इस चीज को लेके अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देन तीसरा बैरियर है जी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, अगर वो चाहते भी अगेन कि हम जो है इस चीज को क्या करें, अपने हमारी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो, इसको हम प्रिजर्व करें, ये करें वो करें, बट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अकॉर्डिंगली हम वहाँ की मैनेजमेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, या मेजोरिटी की बात करेंगे। एक माइनर पोर्शन के लोगों की सोच अगर मुस्बत है भी, तो बट मेजर पोर्शन की जो मुस्बत है, जो सोच है वो मुस्बत नहीं है, मनफी सोच है एनवायरनमेंट को लेके, अगेन मेजोरिटी इज अथॉरिटी। जो मेजोरिटी की सोच होगी वही अथॉरिटी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इस चीज के ऊपर अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है बड़े, एक अवेयरनेस और दूसरा एजुकेशन। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरचेंजेबली असर करते हैं। ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास अवेयरनेस है, तो हम फिर इन चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही मुश्किल है इसको अचीव करना। हालांकि सबसे बेसिक काम है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको हम लेके अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमें ये लगता है कि इसके ऊपर हम बड़ा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, और हम इसको जो है ऑन टाइम इसको फुलफिल नहीं कर सकते, हम इसको अचीव नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना फजूल है। बट इसके बरक्स अगर कोई ऐसा काम हो जिसको हमें करना नहीं भी आता, बट हमारे अंदर उस चीज को करने के लिए एक कुव्वत मौजूद है, एक विल मौजूद है, तो हम अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं उसके ऊपर करने के लिए। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमें वो अचीव करना है। वो क्यों अचीव करना है? तो हमें कोई ना कोई वहां पे बोनस दिखाई दे रहा है, हमें कोई ना कोई रिवार्ड दिखाई दे रहा है, हमें कोई ना कोई उस चीज के ऊपर एक चीज दिखाई दे रहा होता है, ये एक फायदा दिखाई दे रहा होता है कि हम उसको अचीव करने में लग जाते हैं। बट यहाँ पे मेरे को फायदा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये फायदा तो वो फायदा है जो आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। आज आप इस चीज को अगर प्रोटेक्ट करेंगे, आज आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी इस चीज से फायदा उठाएंगी। तो ये हमें कुछ बैरियर्स दिखाई देते हैं इसके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को लेके। फिर कंपीटिंग कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स की बात की जाए, तो जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था, बैरियर्स की बात कर रहा था, तो उसमें कंपीटिंग कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स की मैं आपको बात की, तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट वर्सेज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो हम मोस्टली जो है शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर हम अपना जो सारा का सारा फोकस हम कर रहे होते हैं, हम ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को नहीं देख रहे होते। हम ये लग रहा होता है कि भाई इसके ऊपर हमारा जो है कॉस्ट आ जाएगा, इसके ऊपर हमारा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को हम नहीं देख रहे होते। अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो हम बैलेंस कर सकते हैं फिर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल नीड्स को, और हम फिर प्रायोरिटाइज करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को, ना कि किसी दूसरी चीज को। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी साइज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखें, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जो है हमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा एक बड़ी मुश्किल एक चीज दिखाई देती है। हमें लगता है कि भाई कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बड़े ही कोई बहुत मुश्किल हैं, बड़े ही कोई दूर अस्त हैं, कि जिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अचीव करना शायद हमारे लिए उनको कंट्रोल करना हमारी बस की बात नहीं है। ऑल दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड वाइड, इट्स ग्लोबल, और उनका साइज बहुत बड़ा है, मान ली बात ये। बट उसको बड़ा बनाने वाले कौन है? हम खुद हैं। हमने खुद ही उसको बड़ा बनाया है। इन प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को एवेल्युएट करने में, एग्जेजरेट करने में कौन इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम साइज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है ये सिस्टम प्रोड्यूस हुआ है, और इस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ने मिलजुल के काम किए सिस्टम को बनने में। नाउ व्हाट आर प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट आर कंज्यूमर्स? प्रोड्यूसर्स
प्रोड्यूस करने वाले, जैसे प्लांट्स आपके हो गए, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो उनको खाते हैं, एनिमल्स। एलजी, वो भी आपकी जो है ब्लू ग्रीन एलजी, जैसे हो गया समुद्र की बात करूं तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है आपको, फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो भी प्रोड्यूसर है। अब इन चीजों ने मिलजुल के जो है आपके एटमॉस्फेयर को बनाया है। बट ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी बात की आपकी, कि 17वीं सेंचुरी के बाद से जो है पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया है, और उस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ आपकी रिसोर्सेज का यूज भी जो है फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हुआ है, और उसने इम्पैक्ट इम्पैक्ट किया, असरअंदाज किया आपके एटमॉस्फेयर को, और उसने इंक्रीज किए पोल्यूशन को। आगे आपको पढ़ाऊंगा 3 R's का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सबसे पहला की इनिशिएटिव, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, की इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए हम की इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो उसमें हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन की, फिर रीयूज की, और फिर रिसाइकलिंग की तरफ आएंगे, हम आगे इसके ऊपर भी जाते हैं। वाटर कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, वेस्ट की हम बात करेंगे, और कार्बन एमिशंस की हम बात करेंगे। तो ये आगे हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। ओके, तो फिर जाते हैं जी पोल्यूशन की तरफ जाते हैं। पोल्यूशन क्या है? अब देखें, जो सबसे बड़ा हमारा, जिस चीज के अंदर हमारा कंसर्न है, तो सबसे बड़ा कंसर्न तो हमारा है ही पोल्यूशन इस वक्त। आए रोज आप सुनते होंगे, इक्वेटिक पोल्यूशन की वजह से ये हो गया, सॉइल पोल्यूशन की वजह से ये हो गया, वाटर पोल्यूशन की वजह से ये हो गया। तो पोल्यूशन इस वक्त हमारा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, बट हम कर नहीं पा रहे, उसके पीछे कुछ वजूहत हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इस चीज को उस लेवल के ऊपर ले जा चुके हैं, इस लेवल के ऊपर ले जा चुके हैं कि अब हमारे लिए इसको कंट्रोल करना शायद सदियां लग जाएं इसमें। सबसे पहले समझते हैं पोल्यूशन है क्या। देखें, एक साफ सुथरी चीज हो, आप एक पानी की एक बर्तन में अगर पानी डालते हैं, तो वो एक साफ शफाफ पानी आपको दिखाई दे रहा है, और साफ शफाफ पानी में आप बाहर से कोई गंदगी डाल दें, उसमें किसी भी तरह की गंदगी डाल, आप मट्टी उसमें मिला दें, आप कचरा उसमें मिला दें, आप कुछ भी उसमें कर दें, नाउ दिस जो चीज आपने उसके अंदर इंक्लूड की है, नाउ दैट इज बेसिकली पोल्यूटर या पोल्यूटेंट। और उसमें जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज बेसिकली पोल्यूशन। अपने आबो हवा के अंदर, जो कि साफ सुथरा आबो हवा आपका था, उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपने इंट्रोड्यूस किया है, इंक्लूड किया है, दिस इज बेसिकली पोल्यूशन। कुछ भी हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो सॉलिड फॉर्म में हो, वो पाउडर की फॉर्म में हो, वो एश की फॉर्म में हो, वो गैस की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो कि बुनियादी तौर पे आपके माहौल का हिस्सा नहीं था, सॉरी, और आपने उसको बीच में इंक्लूड किया है, ऐड किया है, दिस इज बेसिकली पोल्यूशन। यूजुअली हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, सॉइल या लैंड पोल्यूशन की, नॉइस पोल्यूशन की, एंड लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन शायद इससे पहले आपने ना सुना हो, मैं आज आपको बताऊंगा कि लाइट पोल्यूशन क्या है, एंड उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की ह्यूमन हेल्थ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर जो है, इसकी या नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होते हैं इसके। तो इन चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम जब आगे पोल्यूशन को पढ़ें तो आपके लिए इसको समझना आसान हो। सबसे जो पहली जो चीज आती है, जो आती है जी पार्टिकुलेट मैटर, पीएम से इसको डिनोट किया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं एयर के अंदर, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे ये प्रोड्यूस होगा? आपने आग जलाई, आग जलाने से जो राख निकली है, कुछ राख जमीन पे रह जाती है, और कुछ राख आपके आपने देखा होगा और साथ में धुएं के साथ उड़ रही होती है, लगी सूट की फॉर्म में। अच्छा, याद रखिएगा पार्टिकुलेट मैटर के अंदर कि पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज होता है वो बहुत माइन्यूट है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा ना, PM 2.5, 2.5 इस माइक्रोन मीटर। तो 2.5 का मतलब है कि इतना छोटा, कि जितना आपके सर के बाल का डायमीटर है, इससे भी छोटा। इंसान के बाल कितना पतला होता है? इससे भी पतला, इससे भी छोटा पार्टिकल साइज होता है।
ठीक है। तो ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो कंबसन से, आग जलाने से पैदा होंगे। इवन आप गाड़ी चलाते हैं, टायर आपका घिसता है, उससे पैदा होते हैं। माइनिंग, आप खुदाई करते हैं, उससे पैदा होता है। और इवन नेचुरल रिसोर्सेज से भी पैदा होता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वॉल्केनिक एरप्शन आ गई आपकी, आपकी फॉरेस्ट फायर्स आ गई आपकी, इन चीज़ों से भी पार्टिकुलेट मैटर्स पैदा होते हैं। और याद रखें, पार्टिकुलेट मैटर्स आर सो मच कंसर्निंग। क्यों कंसर्न है ये हमारे लिए? क्योंकि डायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं इंसान की बॉडी को। जब कोई भी इंसान पार्टिकुलेट मैटर्स को इनहेल करता है, क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स हैं, तो इतने फाइन है कि आपके सांस के साथ आ जाते हैं, और ना ही इंसानों को बल्कि जानवरों को भी इफेक्ट करता है। इवन दुनिया में आजकल एनिमल्स के अंदर कैंसर जो है और रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ इंसानों में ही नहीं। और उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है, पार्टिकुलेट मैटर्स का। तो वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो लाइनिंग होती है हमारे लंग्स की, मेसोथेलियोमा वहाँ पे क्रिएट करते हैं, प्लूरल थिकनिंग क्रिएट करते हैं, लंग कैंसर क्रिएट करते हैं, और एस्थमा और इस तरह के कई अमराज हमें इसकी वजह से देखने को मिलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से। लोकल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें, तो अगर जनरली मैं बात करूँ, नॉइस पोल्यूशन की बात करूँ, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ को। ह्यूमन हेल्थ तो आपको पता है, जब भी इंसान शोर को जो है एक्सपोज होता है, विच कैन बी मोर देन 85 डेसिबल, डेसिबल नॉइस की यूनिट होती है, तो इंसान को सर में दर्द, हेडेक जिसको हम बोलेंगे, माइग्रेन हम बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेस हम बोल सकते हैं, हेयरिंग डैमेज हम बोल सकते हैं, तो इस तरह के कई अमराज देखने को हमें मिलते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो जब इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगी, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट ये है कि जो आपका वेस्ट हो, अब वेस्ट क्या है पहले इसको समझते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बट जनरली मैं इंट्रोडक्शन आपके लिए कर लेता हूँ। वेस्ट क्या है? वेस्ट इज बेसिकली अ मिसप्लेस रिसोर्स। कचरा भी एक रिसोर्स है। आपके लिए जो चीज कचरा है, पॉसिबल है अगले के लिए वो बड़ी एक अहमियत तो रखने वाली चीज हो, और अगले के लिए बड़ी वो अहम चीज हो। इट्स पॉसिबल। आपके लिए वेस्ट है, अगले के लिए वो एक रिसोर्स हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वेस्ट क्या है? एक मिसप्लेस रिसोर्स है। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि उस मिसप्लेस रिसोर्स को जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है। सो दिस इज बेसिकली इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। आपके घर के बाहर एक कूड़ादान रखा हुआ है, एक वेस्ट बिन रखा हुआ है, और आपने अपने वेस्ट को वेस्ट बिन के बजाय के अंदर डालने के बजाय जमीन में फेंक दिया है। नाउ इट इज इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। और वहां से क्या होगा? पानी के साथ वो नालों में जाएगा, फिर वो एक्वाटिक बॉडीज को अफेक्ट करेगा, लैंड को अफेक्ट करेगा, और कई इस तरह के प्रॉब्लम जनरेट करेगा, और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइट पोल्यूशन की बात करते हैं जी। अब मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि अगर आप लोग, आप में से कोई बंदा गांव में रहने वाला हो, तो आप गांव में देखें, अगर आप विलेजेस में देखें, तो रात के टाइम अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखें, तो आपको फुल चमकता हुआ आसमान दिखाई देगा, फुल टिमटिमाते हुए आपको स्टार दिखाई देंगे, बड़ा खूबसूरत आपको नज़ारा दिखाई देगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर यही चीज अगर आप देखो जाके शहरों में, तो आपको तो आसमान दिखाई नहीं देता। इंसान इस कोशिश में होता है, यार मुझे आसमान दिखाई दे किसी तरह से, किसी तरह से मैं ऊपर देखूं, मुझे कुछ दिखाई दे। बट हम चाह के भी नहीं देख पा रहे होते। हम चाह के भी कुछ देख नहीं पा रहे होते, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही दिखाई दे रही होती, जो बिल्डिंग से, घरों से निकलने वाली रोशनियों की एक चमक होती है, ग्लेयर होती है, सारे आसमान में वो ग्लेयर और वो चमक फैली हुई होती है। नो, दिस इज बेसिकली अ लाइट पोल्यूशन। और इसके इफेक्ट्स के बारे में आपको पता लग जाए ना, तो आप कभी भी रात को अपने घर के बाहर की लाइट्स ऑन करके नहीं सोएंगे। आप अपनी सारी बत्तियां बंद करके अब सोएंगे रात को। सबसे बड़ा फैक्ट क्या है इसका? सबसे पहले तो जब तक हम अपनी में बात करूं, तो मैं रात को जब तक सोता नहीं हूं, तो मैं मोबाइल स्क्रॉल करता रहता हूँ, मोबाइल इस्तेमाल करता रहूंगा। कभी टिकटॉक चल रहा होगा, कभी यूट्यूब चल रही होगी, बट वो स्क्रॉल करता रहूंगा। अब उससे क्या होता है? हमारे स्लीपिंग साइकिल्स अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम सही तरह से नींद नहीं आ रही होती हमें, और इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ हमारी इफेक्ट होती है। ये तो जनरल मैंने बात कर। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, तो सबसे पहले तो डिस्टर्ब करती है आपके वाइल्ड लाइफ को। कैसे? आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कई नबातात बनाई हैं, और ऐसी नबातात हैं जिसमें से कई नबातात रात को निकलने वाली हैं, जिसको नॉकटर्नल बोला जाता है। तो रात को निकलने वाली जो नबातात हैं, तो
उनकी बेसिकली कोऑर्डिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं उल्लू की बात करूँ, आउल की मैं बात करूँ, या मैं चमगादड़ की बात करूँ, ये सारी चीजें रात को निकलती हैं। ऑल दो चमगादड़ की तो चले, उसका तो एक डिफरेंट इकोसिस्टम है उसका, वो इको से चलती है अपना। बट मैं अगर आउल्स की और इस तरह की चीजों की मैं बात करूँ, तो इनको तो रात को दिखाई देता है सिर्फ, दिन को तो दिखाई नहीं देता है इन्हें। और रात को भी आपने दिन बना दी है, इतनी रोशनी है रात को कि उसको ये समझ नहीं आती कि भाई ये दिन है कि रात है, तो उसका साइकिल तो आपने डिस्टर्ब कर दिया ना। जब उसका साइकिल आपने डिस्टर्ब किया, तो आपके पास सांपों की फरावानी होगी, आपके पास चूहों की फरावानी होगी। आज भी आप गांव में जाके देखें तो चूहों की इतनी मिकदार नहीं होगी, इतनी क्वांटिटी नहीं होगी, इतनी पॉपुलेशन, इतनी शहरों में चूहों की पॉपुलेशन हो चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्ट इसका है। और इसके ऊपर एक बंदा है, उसने रिसर्च की है प्रॉपर, उसकी पब्लिश आर्टिकल है इसके ऊपर। कहते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्ट जो है लाइट पोल्यूशन का है, कि आउल्स रात को निकला करते थे, अब आउल्स निकलते नहीं है, आउल्स अपना शिकार नहीं कर पा रहे, तो जब शिकार नहीं कर पा रहे तो उनके तो 90% प्राय चूहे थे, उनका तो 90% वो फीड चूहों पे करते थे। तो जब उनका वो साइकिल डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वाइल्ड लाइफ तो भी डिस्टर्ब होगी ना। तो इस तरह के, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, ऐसी कई हजारों सैकड़ों मिसालें हो सकती हैं। देन ओडोर पोल्यूशन, बदबू, स्ट्रॉन्ग जो है किसी से ऑर्डर होता है किसी चीज का। अब कहीं से भी गुजरो आप यार, किसी गली मोहल्ले से शहर में जाके गुजरो, ढेर लगा होगा, पास से गुजरता है बंदा, उल्टी आ रही होती है बंदे को, किस वजह से? कचरा फैला हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। फ्लाइज वहां से निकलेंगी, रोडेंट्स वहां से निकलेंगे, मॉस्किटोज वहां पे पैदा होंगे, अच्छा लार्वाज वहां पे पैदा होंगे, कीड़े, हर चीज वहां पे पैदा होगी, और वो आपके लिए बेतहाशा मसाइल क्रिएट करेगा। बीमारियों का जो है गढ़ बना होते हैं वो चीजें। पास में अगर घर है तो घर वालों की जिंदगी तबाह की होती है उस चीज ने। बदबू ने, किस वजह से बदबू है? कचरे की वजह से, जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इन सारे मसाइल को कोई एक बंदा तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। तो लिहाजा हम कहते हैं कि इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? कोलैबोरेशन चाहिए। इन लोकल पोल्यूशन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे मैंने कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात नहीं की, अगर आप देखो तो मैंने किसी इंडस्ट्री का जिक्र नहीं किया। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, मैं लोकल पोल्यूशन की बातें कर रहा हूँ, जो कि हमारे कंट्रोल करने वाली हैं, जो हम खुद अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस चीज के लिए हमें खुद मिलना जुलना होगा, खुद बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना होगा, और खुद हम इन चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, लोकल एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट की कुछ बाउंड्रीज हैं, या मैं आपके एटमॉस्फेयर की एनवायरमेंटल बाउंड्रीज को छोड़ें, मैं उसकी तरफ बाद में जाते हैं। एनवायरनमेंट के लेवल्स की हम बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं जी, एटमॉस्फेरिक लेवल्स की बात करते हैं। तो यूजुअली हम एटमॉस्फेयर को 5 लेवल्स के अंदर हम लेते हैं। आपके कोर्स के अंदर ये चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, कि आपके एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं यूजुअली, बट इससे ऊपर भी हैं। ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे लोएस्ट है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जो जीरो से लेके 10 किलोमीटर तक होती है, मतलब आपकी जमीन की सतह से लेके आसमान की तरफ जाए तो 10 किलोमीटर तक, ये जो होती है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं ऐसे जी? ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है जी स्ट्रेटोस्फेयर, 20 to 30 किलोमीटर से ऊपर, सॉरी 10 to 30 तक जो हमारे पास ले होती है जी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर आती है जी आयोनोस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्पेयर ऊपर चलते जाते हैं। अब बेसिकली जो लोकल एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये आता है जी ट्रोपोस्फेयर के बाद, सबसे लोएस्ट लेयर वो है जहां पे इंसान रह रहा है। हमारा सारे के सारे मोस्ट ऑफ द साइकिल जहाँ पे होते हैं, हमारे क्लाउड्स बनना, हमारे जो ये क्लाउड्स बनते हैं, मतलब हमारे जो बादल बनते हैं, इसका फिनोमेना होता है ये 10 किलोमीटर के अंदर होता है, ठीक है, जमीन की सतह से। और जितनी भी इन्वायरमेंटल फिनोमेना होते हैं, ये सारे के सारे इस 10 किलोमीटर की सतह के अंदर अंदर चल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब नेचुरली यहाँ पे आपको लिखा लिखा आ जाएगा, ओजोन बिल्डअप इन द लोअर एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब ओजोन क्या है? पॉसिबल है कि आप में से ज्यादा लोग ओजोन के बारे में जानते भी हों। ओजोन क्या है? इट्स बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को उस दुनिया के अंदर रहने के लिए, उसके बचाव के लिए बनाई है, कि सूरज से आने वाली जो हार्श रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं,
और जो फैक्ट्स है उनसे बचने के लिए जो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स अल्लाह ताला ने बनाई है उसको ओजोन बोला है। नेचुरली जो ओजोन है वो सेकंड लेयर के अंदर होती है एंड दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। नेचुरली ओजोन कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होना चाहिए, बिटवीन 25 एंड 30 किलोमीटर की लेयर के डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। बट इंसान की एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से आर्टिफिशियली ओजोन बनती है। और वो कहाँ पे बनती है? ट्रोपोस्फियर के अंदर, उस लेयर के जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये इंतहाई नुकसानदेह है। ओजोन का अगर फार्मूला की मैं बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन क्या होता है? O2। O2 इज बेसिकली ऑक्सीजन। O3 इज ओजोन। O2 किसे जब O3 हो जाता है, तीन ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलते हैं, तो तीन ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो आपके बेतहाशा मसाइल की जड़ है। मैं मसाइल आगे आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि इतने मसाइल हमारे पास पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। अब इस ओजोन के बिल्डअप के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी बहुत बड़ा जो है हिस्सा है। नाइट्रस ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की मैं बात करूं, कंटिन्यूसली वो बनते हैं, कंटिन्यूसली बनते हैं। आपके इवन प्लांट रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। आपके जैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत है, आपको उसके बगैर आपके कोई भी आपका पौधा जिंदा नहीं रह सकता, तो उसकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा हमारे कई दूसरी एक्टिविटीज, हमारी हमारी गाड़ियों से, फ्यूल से, हर चीज़ से नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करूँ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो बहुत बड़ा सोर्स है जी। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों से पैदा होते हैं। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये ओजोन के साथ मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किया है, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। क्या बोला था इसे जी? फोटोकेमिकल स्मोक। सबसे पहले तो समझते हैं स्मोक क्या है। इट्स नॉट स्मोक। SMOKE नहीं है, SMOG है, स्मोक है। स्मोक नहीं है। स्मोक होता है ये धुआं। सिगरेट पिया आपने, स्मोक प्रोड्यूस हुआ। स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, वो स्मोक होता है। स्मोक क्या है? आप इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक। धुआं और फॉग जब आपस में मिलती है तो उससे जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है उसे। उसे क्या बोलते हैं? स्मोक। अब उस धुएं के अंदर कुछ भी हो सकता है। उस धुएं के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड थे, जो भी था उसके अंदर। साथ में जो आपके जो है बेसिकली आपकी जो फोग थी वो मिली, और एक इफेक्ट आके प्रोड्यूस हुआ फोटोकेमिकल स्मोक का, जिसको आप देख सकते हैं। आप इवन मोटरवेज के ऊपर देखते हैं, सर्दियों में आप फील करते हैं। आप लाहौर पंजाब इस साइड जाएं तो आपको दिखाई दे रहा होगा है भाई मोटरवे बंद है, क्यों बंद है? स्मोक की वजह से। अब स्मोक क्या है? वो किस वजह से पैदा हुआ है? हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से। वो जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, नमी ज़्यादा होती है। तो बस उसकी वजह से जो है, जैसे दिन को धुआं निकलता है, सॉरी धूप निकलती है दिन को, आपका नमी कम हो जाती है, स्मोक भी खत्म हो जाता है। जैसे नमी ज़्यादा होती है, धुएं की वसात मिलती है वो, और स्मोक बन जाता है आपका। और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, बट यकीन करें आप कि ये जानवर, पौधे, इवन आपकी लैंड, आपकी ज़मीन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। आपकी सॉइल के अंदर जो है ये क्या करती है? एसिडिटी लेवल को इंक्रीज करती है। आपके पौधों के पत्तों को ये जला देती है, पीले हो जाते हैं आपके प्लांट्स। और ये चीज अगेन अफेक्ट प्रोड्यूस करती है एसिड रेन का। हम आगे पर पढ़ेंगे, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होता है, और इसकी वजह से ही यही जाके अफेक्ट करती है आपकी एसिड रेन के बारे में। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज के बारे में बात करें तो किस किस चीज से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं? पेंट से, पेंट्स के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें भी होंगे ना, वो वोलेटाइल जब होते हैं, जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो वोलेटाइल शेप में शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। कॉटेंस, एयर फ्रेशनर्स, ई सिगरेट्स, जिसको वेप्स वाला वो बोलते हैं, ये जो है रिलीज करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन सोर्सेज की बात करें, जैसे वोल्केनिक एरप्शंस होगी, फॉरेस्ट फायर्स होगी, व्हीकल एग्जॉस्ट होगी, टोबैको स्मोक हो गया, ये बेंजीन के सोर्सेज आ जाते हैं। बेंजीन भी जो है कार्बन रिंग है, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर।
मिथाइलिन क्लोराइड की बात करें, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस की मैं बात, केमिकल्स आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर इनका हिस्सा है, तो ये डिफरेंट केमिकल्स हैं। मिथाइलिन क्लोराइड आ जाता है जी, फिर ये स्टायरीन से पैदा होता है, प्लर क्लोरीन इथाइलिन से प्रोड्यूस होता है, फॉर्मल्डिहाइड इन वेरियस प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है। बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों ने जानवरों को प्रिजर्व किया होता है मरने के बाद, कुछ लोगों ने पौधों को प्रिजर्व किया होता है, तो उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड जो है ये केमिकल है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है। और मीथेन गैस जो के अंदर जो है, मीथेन के अंदर जो है मैन्योर जब हम करते हैं, जो आपने देखा होगा कि ये जानवरों के कचरे से, उनके डंग से, उनके वेस्ट से जो ये गैस बनाई जाती है, तो उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट की जो है इसकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है। एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन अगर देखें हम यूनाइटेड नेशन के या WHO के हम सेंसस को देखें तो वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स हर साल होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। प्री मेच्योर डेथ क्या होती है? हमारा तो अलग ईमान है ना, हमारा तो ईमान ये है कि जब इंसान की जितनी जिंदगी लिखी होती है बस वही है उसकी, और वो अपना टाइम पे मरता है। बट उनके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि प्री मेच्योर डेथ उसे बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बड़ा जवान बंदा था अपनी जवानी ही मर गया है, तो इस तरह की डेथ को बोलते हैं प्री मेच्योर डेथ। ठीक है। वो कहते हैं कि प्री मेच्योर डेथ्स के जो है सबसे बड़ा सबब जो है वो एयर पोल्यूशन है। अभी 2023 के अंदर, 2022 के अंदर एक लड़की की डेथ हुई थी वहाँ पे लंदन में, और उसके बाद जब रिसर्च किया गया, उसको पोस्टमार्टम किया गया, तो उन्होंने बोला कि भाई एयर पोल्यूशन का लेवल एलिवेट हो रहा है लगा हुआ, और उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, ये हिस्ट्री के अंदर थोड़ा अगर जाए ना, तो सबसे पहली दफा जो ये प्रॉब्लम फेस किया था दुनिया ने एयर पोल्यूशन का, उससे पहले तो धड़ाधड़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली दफा जब इसको स्मोक की मैं बात कर रहा हूँ, फोटोकेमिकल स्मोक की, तो सबसे पहली दफा दुनिया ने जो इसको फेस किया था वो 1952 के अंदर था, लंदन के, जिसको नाम दिया जाता है लंदन स्मोक का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसे जी? लंदन स्मोक। आप सर्च भी कर सकते हैं उसके बारे में, लंदन स्मोक के बारे में। तकरीबन 4,000 लोग मरे थे, और तकरीबन 8 से 15 दिन के तक जो है एनवायरनमेंट पूरा काला हुआ रहा था। वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे मोस्टली ओवर कास्ट कंडीशन रहती है, बादल रहते हैं, तो वो बादलों की वजह से ऐसा हुआ था कि धुआं इंडस्ट्री से निकल रहा था, वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो धूप तो निकल नहीं रही थी, तो उसने पूरे आबो हवा को कवर कर रखा था 15 दिन के लिए तकरीबन। और उसके अंदर फिर जो है तकरीबन 4,000 लोगों की इस धुएं की वजह से और इस चीज़ की वजह से जो है अपने रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई थी। पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसका एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न है या इफेक्ट है, या इसका जो ताल्लुक है आपका एसिड रेन के साथ, तो एसिड रेन के बारे में देखते हैं। पार्टिकुलेट मैटर एंड एसिड रेन की हम बात करें, हम कहते हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर है बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ कोल से, डीजल से, वुड से एंड टायर वेयर से। जो टायर आपका घिसता है, गाड़ियों के टायर्स वगैरह रबड़ से होते हैं, तो उससे भी पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर के साइज की बात की है, 2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ। सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करने से जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिनको SO2 SO3 हम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, वैसे यूजुअली SOX लिखा जाता है, और ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेन आपका एसिड रेन में। देखिए, नॉर्मल रेन का जो है पीएच जो होता है वो मोर देन 5.6 होता है। आप पीएच के बारे में तो जानते होंगे। ठीक है, पीएच जो होता है बेसिकली एक लेवल है जिसके थ्रू हम नापते हैं एक पानी की या किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट की एसिडिटी कितनी है। ये होता है जी 1 से लेके 14 तक। बिलो 7 इट्स एसिडिक, एंड अबव 7 इट्स बिकमिंग बेसिक। ठीक है, 7 से ऊपर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक्स की तरफ जाते जाएंगे, और 7 से नीचे की तरफ आएंगे तो एसिडिक की तरफ हम आते हैं। ठीक होगा, ये चीज समझेगा। नॉर्मल रेंज जो होती है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 से ज्यादा होता है, ये 5.6 होता है। एसिड रेन हम उसे बोलते हैं, उस बारिश को बोलते हैं जिस बारिश का पीएच जो होता है वो लेस देन 5.6 होगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एसिड रेन का नाम देंगे। और क्यों उसको नाम देते हैं हम एसिड रेन का? क्योंकि उसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर होते हैं, और ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जब आपका रिएक्ट करते हैं, आपके पानी के साथ रिएक्ट करते हैं बारिश के, उसके बनाते हैं जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाते हैं जी? सल्फ्यूरिक एसिड आपके बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा होगा तेजाब जिसे हम बोलते हैं, आपने लेबोरेटरीज में या कहीं पे भी, आपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे अभी आपने इसके साथ आपका कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया या कुछ किया हो, आपने यूज किया होगा।
तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा होगा कितना जो है पोटेंट है। इवन एक कतरा भी अगर इसका आपके हाथ के ऊपर गिर जाए तो आपका ये काम तमाम कर देता है, एक कतरा भी इवन। ये आपकी जो है एपिडर्मिस को पूरा जला के रख देगा। तो दूसरा आता है जी HNO3। ये भी आपका जो है एसिड है, ठीक है। ये दोनों जो है मिल के जो है आपके जो है वाटर बॉडीज को अफेक्ट करते हैं, सॉइल को अफेक्ट करेंगे। इवन आपको यकीन करो कि मैं इसके बारे में, एसिड रेन के बारे में जब पढ़ा था, मैंने देखा कि एसिड रेन्स दुनिया में कई दफ़ा हुई हैं, कहीं हर जगह पे इसकी हुई हैं। बट इवन इसकी इतनी पोटेंशियलिटी है इसकी कि ये आपके मार्बल से बने स्ट्रक्चर्स को भी इफेक्ट कर लेता है। ताजमहल आपका इंडिया में जो बना हुआ है, उसकी जो चमक दमक थी, जो चीज़ थी, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हुई है वो एसिड रेन की वजह से हुई है। और इवन उन्होंने उसकी जो है कोरोजन उसके अंदर होना शुरू हो गई है, उसका जो मार्बल है वो गलना शुरू हो गया है फ्रीक्वेंटली एसिड रेन्स की वजह से। क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आपको पता है कि भाई फ्रीक्वेंटली वहाँ पे, आगरा में सॉरी, वहाँ पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो एसिड रेन्स वहाँ पे होती रहती हैं, तो वहाँ पे उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है लगा हुआ, क्योंकि तेजाब है। तो ये एसिडिक वाटर जो होता है डैमेज करता है प्लांट्स को, एनिमल लाइफ को, और ये लीच करता है हैवी मेटल्स को सॉइल के अंदर। कैसे लीच करता है हैवी मेटल्स को जी? ये जब एसिडिक रेन होती है पहाड़ों के ऊपर होती है, आपको पता है पहाड़ों के अंदर तो हर तरह की चीज़ होती है, नबातात होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। पहाड़ के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बात करूं कि उन पहाड़ों के अंदर अगर आपके पास आपके पास आयरन था, ठीक है, उसके अंदर जो है कोई कैल्शियम था, या कोई भी इस तरह की चीज़ थी जो आपके पहाड़ के अंदर मौजूद थी, इवन जो है आर्सेनिक था, तो वो सारा के सारे क्या होंगे, एसिड की वजह से क्या होंगे, वो लिचेड की फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म में उसकी कुरियन होगी। और पानी इसको बहा के अपने साथ क्या लेके आएगा, पानी में, वाटर बॉडीज के अंदर, दरियाओं में, नदी नालों में। और फिर उन दरियाओं और नदी नालों से जब लोग पानी पियेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें तो हैवी मेटल्स हैं। आर्सेनिक का आपको पता है न्यूरोटॉक्सिक है, तो आप इंसान अफेक्ट होंगे। मछलियां हैं वहाँ पे, मछलियां अफेक्ट होंगी आपकी। इवन के जो आपका पानी का जो हम इसको बोला जाता है ओशन एसिडिफिकेशन बोला जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है कि आपके पानी का पीएच चेंज हो जाता है। उसके अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं, जो नबातात हैं, वो तो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर हैं। आपको एक जो है पानी ऐसा पिलाया जाए जिसपे पानी के अंदर तेजाब हो, तो आप कब तक पियेंगे उसे? आपका तो अंदर सारा को खत्म हो जाएगा, आपने इवेंचुअली मर जाना है। क्यों? आप ऐसा पानी पिए रहे हैं जो तेजाब वाला है। तो इसी तरह से एक्वाटिक लाइफ भी जो है वहाँ पे, जो पौधे होंगे, जो चीज़ें होंगे, आस्ते आस्ते वो कोरोड होना शुरू होंगे, और वो फेड होना शुरू होंगे, और उनकी जो है डेथ वाकई होती है। एसिड पोल्यूशन एंड एसिड रेन की बात करते हैं तो हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, फिर हम इस इशू को कैसे ठीक कर सकते हैं? हम कहते हैं कि बेसिकली एसिड रेन अफेक्ट किया है वर्ल्ड वाइड रीजन्स को, जिसमें ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है। उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा जो है अफेक्ट इनका है, ज़्यादातर इनका हाथ ही इनमें इन्हीं लोगों का है, इन्हीं कंट्रीज़ का है, जिन्होंने अपनी रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से और इन चीज़ों की वजह से इसको नुकसान पहुंचाया आबो हवा को। फिर हम बात करते हैं क्लीनर फ्यूल्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में, बात करते हैं कि हम उससे एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर क्लीनर फ्यूल्स? देखें, आज तक जो फ्यूल हम सुनते थे वो क्या है? हम जो फ्यूल हम यूज करते हैं, हम फ्यूल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, हम पेट्रोल यूज करते हैं, हम डीजल यूज करते हैं, हम केरोसिन यूज करते हैं जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, हम ये फ्यूल यूज करते हैं, या इवन हम लकड़ी यूज करते हैं, जलाते हैं। अब ये सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि बेतहाशा क्वांटिटी के अंदर अपने पास पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये स्मोक भी प्रोड्यूस करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेंगे, और कई कई चीज़ें ऐसी से प्रोडक्शन होती है उसकी। अब क्लीनर फ्यूल्स वो हैं जो कि ग्रीन फ्यूल्स कहलाते हैं, जो कि कम से कम इन चीज़ों की प्रोडक्शन के, जैसे सोलर एनर्जी है। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर वो चल रही हैं। सोलर इज अ ग्रीन एनर्जी। फिर इवन आजकल जो है फ्यूल जनरेट किए जा रहे हैं डिफरेंट अदर सोर्सेज से। मिसाल के तौर पे शुगर कैन से आजकल जो है फ्यूल बनता है, उसको ब्लेंड किया जाता है, बेंजीन जिसको बोलता जाता है, ग्रीन बेंजीन बोला जाता है, उसको ब्लेंड करते हैं हम फिर अपने नॉर्मल पेट्रोल के साथ। उसको बोला जाता है ब्लेंड, जब वो करते हैं ना तो 20% ब्लेंड होता है। जैसे इंडिया के अंदर भी उसका लॉ आ गया है, इंडिया ने भी ये कानून नाफिज कर दिया है कि आप जब भी बेंजीन को बेचेंगे, मतलब पेट्रोल बेचेंगे, तो उसके अंदर 20% तक जो है ग्रीन बेंजीन बोला जाता है, जो कि नेचुरल सोर्स से बना होगा, उसको अपने साथ में क्या करना है, ब्लेंड करना है। उसके अपने इफेक्ट्स भी हैं, उसके क्रॉप इफेक्ट्स हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा उस पर यूज़ होता है, और बाकी बातें तो हैं उसमें, बट फ्यूल वो सेफ है कई हद तक। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपकी कोर्स कैसा नहीं है, वो एक अबव लेवल का एक चीज़ है। वो जब आप मास्टर लेवल की पर जाते हैं फिर आपको पढ़ाया जाता है,
डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है जिसके अंदर आप फ्यूल को डीसल्फराइज करते हो, उसमें सल्फर्स के कंटेंट्स को आप निकालते हो। वो एक एक्सपेंसिव है, उससे फ्यूल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पर वैसे पेट्रोल अगर आप 100 रुपये लीटर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी 100 रुपये नहीं मिलेगा। तो अब जब उसको डीसल्फराइज कर पॉसिबल है तो वो आपको 120 या 115 रुपये मिले, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, बट इट्स अ ग्रीन सोर्स। हमारे जैसा गरीब मुल्क उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एक अच्छे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, एक डेवलप कंट्रीज उसको अफोर्ड कर सकते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात करते हैं जो प्राइमरी यूजर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, तो ये जो है इनका यूजुअली जो है मोस्ट ऑफ द इनका जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, ना कि नॉन रिन्यूएबल के ऊपर। मैंने इस सेशन के अंदर आपको बताया था रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। वो कहते हैं कि अब उन्होंने एक अच्छी खासी जो है डेवलपमेंट कर ली है, और अभी वो इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट की कर ली हो जब उन्होंने, जब वो ग्रीन सोर्सेज की तरफ वो कहते हैं कि भाई एनर्जी प्रोडक्शन जो हमने करनी है वो हाइड्रो पावर से करनी है, वो विंड एनर्जी प्रोडक्शन हमने करनी है, वो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करनी है, और उससे हमने चीज़ें चलानी है, ना कि गैस और इन चीज़ों का हमने यूज़ करना है। लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंटल मूवमेंट ऑफ पोल्यूशन इफेक्ट्स जो है वो डिस्टेंट रीजन्स के ऊपर जो है इसके आते हैं, और हमें स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए, ग्लोबल ऑपरेशन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो कम्बैट करने के लिए पोल्यूशन और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को कम्बैट करने के लिए, ताकि हम मिलजुल के इसका कोई हल निकाल सकें। इसके ऊपर कई एक कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में आपको पढ़ाऊंगा आगे, वो ही है इसके ऊपर। एजेंडा 21 में आपको पढ़ाऊंगा। तो पोल्यूटर सिग्निफिकेंस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो कई एक चीज़ें इसके ऊपर लॉज इंटरनेशनली बनते रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका बुनियादी मकसद क्या था कि इन चीज़ों से अपना बचाव करना। अच्छा, फिर बात करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन पोल्यूशन की ऊपर। अब वाटर पोल्यूशन की जो है बेसिकली आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन क्या है। पानी के अंदर जितनी भी पोल्यूशन जो सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारी वाटर पोल्यूशन के केसेस के अंदर आते हैं, वाटर पोल्यूशन जो है। अब इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जब हम करते हैं, जब इंडस्ट्रीज जो है कंटेमिनेट वाटर को डिस्चार्ज करती हैं पानी के अंदर, जब जाते हैं वो पानी उनके नदी नालों में जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, वो डिस्चार्ज जब होता है तो वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है। इवन मैं बात करूँ, इंडस्ट्रीज से पानी जा सकता है, वो आपके घरों से हो सकता है, आपकी वर्कफील्ड से हो सकता है, कहीं से भी कोई भी गंदा पानी आपके साफ पानी के साथ जब जाके मिलता है तो आपके वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। इवन के हम जो एग्रीकल्चर के अंदर जो यूज़ करते हैं, अपने अपने खेतों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह के खाद इस्तेमाल करते हैं। वो खाद कोई भी हो सकती है। इवन हम खाद इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, हम ये यूरिया डालते हैं। एक तो यूरिया होता है जो यूजली हम जो है बोरी के अंदर लेके आते हैं, खाद बनी हुई लेके आते हैं। एक होता है नेचुरल होता है, हम एनिमल्स के डंग पे गोबर डालते हैं, उसमें बायोमास डालते हैं, डिफरेंट चीज़ें चीज़ें हम डालते हैं, वो सारा भी एग्रीकल्चर रन ऑफ में आता है। अब जब बारिश होती है या फ्लडिंग होती है तो वो सारे का सारा उठता है वहां से और सीधा वो वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है, और फिर नदी नालों में जाके एल्गल ब्लूम करता है, जिसको यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? बेसिकली इट्स द इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज है। यूट्रोफिकेशन क्या है जी? इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी। मिसाल के तौर पे एक वाटर बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए थे उससे ज्यादा, मोर देन द यूजर कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा वहाँ पे खुराक होगी, वहाँ पे उसको मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स में खुराक मिलेगी, तो वहाँ पे फिर रैपिड ग्रोथ होगी डिफरेंट चीज़ों की। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है एलजी, जिसको हम काई बोलते हैं उर्दू में। तो एलजी क्या करती है? फिर वाटर बॉडीज को पूरा कवर कर लेती है, ऊपर लेयर बना देती है अपनी, एक सब्ज कलर की एक लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा कहीं भी खड़ा पानी हो तो उसके ऊपर एक सब्ज लेयर आ जाती है। वो जो सब्ज लेयर होती है तो वो धूप को अंदर जाने से रोक देती है। जब धूप वाटर के अंदर नहीं जाएगी तो याद रखें, वाटर के अंदर जब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है वो इसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से होती है। जब सनलाइट पानी के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन उसके अंदर डिजोल्व होती है, जब सनलाइट नहीं जा रही तो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो रही। ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो रही तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे अंदर, उसके अंदर जो पौधे हैं पानी के अंदर वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, मछलियां हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ आपकी मरती है। सेवेज एंड वेस्ट वाटर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस को। अब आपका जो गंदा पानी जाता है पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर, वो अपने साथ डिफरेंट पैथोजेंस लेके जाता है, डिफरेंट जो है बैक्टीरियाज और डिफरेंट जो है वायरसेस और हर चीज़ अपने साथ लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा अपने साथ। एंड इवन फार्मास्यूटिकल्स, जो आपने अगर पौधों पे फसलों पे स्प्रे मारे थे, केमिकल्स मारे थे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो भी सारे उससे वॉश होके जाएंगे। अब ये तो एक बात है। अब सोने पे सुहागा,
प्लास्टिक एक और हमारे लिए कंसर्न है जी। पहले तो हम बाकी चीजों से नहीं निपट सकते, वो हमारे लिए कंसर्न, ऊपर से प्लास्टिक भी आ गया है। अब प्लास्टिक ने आके और धूम मचा दी है। प्लास्टिक बेसिकली और मरीन जो लिटर है, जो मरीन के लिटर, मतलब लिटर बोलते हैं कचरे को, ठीक है, तो वो अगेन आपके मरीन लाइफ और इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है लगा हुआ। हम लोग जाते हैं वोकेशंस पे, जाते हैं वाटर बॉडीज के करीब, खाना खाया, जो किया, सब कुछ फेंका वहाँ पे, वो पानी के साथ गया। इवन आपने कई एक वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर जो है जेली फिशेज या दूसरी जो है मछलियाँ, वो कभी फंसी हुई होती हैं शॉपिंग शॉपिंग बैग्स के अंदर फंसे हुए हैं। ऑक्टोपस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके साथ मसला होता है, वो शॉपिंग बैग्स में फंसे होते हैं, इंटेंगलमेंट हुई होती है, कैंस के अंदर फंसे हुए होते हैं, वो चौक हुए हुए होते हैं। तो इस तरह की जो मसाइल होते हैं हमारे सफर से इसकी वजह से। ऑयल स्पिल एंड लीक डैमेज मेरीन हैबिटेट। आपने सुना होगा 60s के अंदर, 1960s के अंदर एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था, जिसके अंदर एक जो बेरी जहाज जो तेल लेके आ रहा था, उसका लीकेज की वजह से पूरे का पूरा समुद्र की एक जो हिस्सा है वो ऑयल से कवर हो गया। तो क्योंकि आपको पता है जब भी ऑयल को पानी में डाला जाता है तो पानी के ऊपर वो एक लेयर बना देता है, और वो लेयर जो है ऑक्सीजन को डिजोल्व नहीं देती, तो एक्वाटिक लाइफ उससे भी मरती है। तो ऑयल स्पेल को साफ करने में भी फिर सालों लग जाते हैं, उसको साफ करना भी आसान नहीं होता। आजकल हाल तो टेक्निक्स बन गए हैं, ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है, कई ऐसी चीज़ों को यूज़ किया, स्किमर्स को यूज़ किया जाता है उसको साफ करने के लिए, बट अगेन इट्स अ एक्सपेंसिव। हर एक कंट्री इसको जो है यूज़ नहीं कर सकता, तो ऑयल स्पिलेज भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्सेज एंड ओशंस के ऊपर। जैसे मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज जो है अल्टर कर रहा है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम को, स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप अगर देखें तो मैं मिसाल दूं आपको, जैसे मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, सी ओटर्स आपने आपने देखे होंगे। सी ओटर्स बेसिकली यूजुअली जो है वो मछली और इस तरह की चीज़ों को खाते हैं, और उनकी जो सबसे बेहतरीन गज़ा है वो ईल्स हैं, मतलब वो मछली है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट जो है, मैं रशियन की वीडियो देख रहा था, तो वो ईल्स ने क्या किया, अपना जो है जो स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उनका हैबिटेट को छोड़ के उन्होंने दूसरे हैबिटेट की तरफ मूव कर गई हैं। अब खुराक उनकी जो है ऑटर्स की मूव कर गई है, बट ऑटर्स वहीं पे रह रहे हैं। अब जब उनकी खुराक वहां से खत्म हो गई है, और उन्होंने जो है अपनी खुराक के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है करने के लिए, एडवांसली वहाँ पे अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए दूसरी मछलियाँ खाना शुरू की हैं, और उन मछलियों में जब हड्डी है तो वो उनके चॉक करते हैं और उनके अंदर जो है उनकी मौत वाकई होती है। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेटिक इकोसिस्टम को अल्टर करने की वजह से फॉर सिर्फ आपको कितने बड़े इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, नबातात की वजह से कितने इफेक्ट्स। तो एक इफेक्ट मैंने आपको बताया, इस तरह के हजारों इफेक्ट्स हैं। ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो हार्म करता है। जब आपके ओशन के अंदर जो है उसका पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम होने से मुराद के एसिडिक हो जाएगा, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं वो जो है फिशेस के अंदर नहीं बनेंगे। कई फिशेस की जो स्केलेटन से बने होते हैं, कई फिशेस के शेल्स बने हुए होते हैं। इवन ये आपके जो कछुए हैं आपके, ठीक है, इनके टर्टल्स के अंदर देखा गया है कि टर्टल्स की शेल्स के ऊपर जो है क्लियर मार्क्स देखेंगे, सुराख उसके अंदर देखे गए एसिडिफिकेशन की वजह से। वो करोड़ होते हैं क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, उनके शेल्स बने हुए होते हैं, तो उनके शेल्स के होते हैं पिघलते हैं इसकी वजह से। और इसकी वजह से जो है हम कहते हैं कंप्रिहेंसिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की जरूरत है कि हम इनको किस तरह से ठीक करें। हम इसको ठीक कर सकते हैं पोल्यूशन रिडक्शन से, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लाने से एग्रीकल्चर के अंदर भी और इंडस्ट्रीज के अंदर भी। कि जब भी इंडस्ट्रीज अपने पानी को फ्लश आउट करें, अपने एफ्लुएंट को फ्लश आउट करें, अपने कचरे को करें, तो उससे पहले उसको ट्रीट करें। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी एक मैं सेशन आपका लूंगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर इंडस्ट्री को इसको अपनाना चाहिए, और ये अशद जरूरत है। अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपनाएंगे नहीं, अब तो इंटरनेशनल इसके ऊपर लॉ भी आ गया है कि फैक्ट्रीज के लिए मस्ट हो गया है सॉरी, कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपनाएंगी। अगर नहीं अपनाएंगी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, तो उसकी वजह से उनको जो है पेनलाइज किया जाएगा। और ग्लोबल एक्शन इसके ऊपर बनाना चाहिए मिटिगेट करने के लिए कार्बन क्लाइमेट चेंज के चेंजेस को। लास्ट टॉपिक है जी आज का हमारा, वो है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में है। देखिए हमारा जो आबो हवा है वो एक क्लोज सिस्टम है। हमारा आबो हवा क्या एक क्लोज सिस्टम है। हमारे जो, मैं ऐसे बोलूंगा, हमारा जो गोला है, हमारी जो अर्थ है, इसके अंदर कोई भी चीज बाहर से नहीं आ सकती, और इसके अंदर कोई भी चीज अंदर से बाहर नहीं जा सकती। मैं गैशियस फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ये क्लोज सिस्टम है। इसको ग्रेविटी ने बांध के रखा हुआ है हर एक चीज को। तो इस इट्स यहाँ पे एक नंबर ऑफ साइकिल चल रहे हैं। वाटर साइकिल चल रहा है, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम बोलते हैं यहाँ पे। दूसरा साइकिल यहाँ पे इसको कार्बन साइकिल बोला जाता है। तो ये सारे एक क्लोज साइकिल्स यहाँ पे चल रहे हैं।
अब जब कार्बन साइकिल की हम बात करते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, तो कार्बन जब एक चीज से प्रोड्यूस होता है, एक चीज प्रोड्यूस करती है, जिस चीज को कंज्यूम करती है, और फिर दोबारा वो चीज जब जब मरती है तो वो दोबारा से रिलीज होता है, फिर एक चीज उसको प्रोड्यूस करती है, फिर कंज्यूम होता है, तो इस तरह क्लोजली एक साइकिल चल रहा है। एक एलिमेंट दूसरे का कन्वर्ट है, दूसरे दूसरे में फिर वापस आ रहा है। जैसे हम इकोनॉमिकली बात करते हैं ना, मनी साइकिल की, इकोनॉमिक साइकिल की, कि मैं मुझे तनख्वाह मिली, मैंने जाके मार्केट से चीजें खरीदी, उस बंदे ने किसी और से चीजें खरीदी, उसने किसी और से, वापस वो पैसे मेरी जेब में आएंगे तनख्वाह की शक्ल में। इट्स अ साइकिल, ये क्लोज साइकिल है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपनी हमारे रोए ज़मीन को भी जो है क्लोज बनाया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लोज साइकिल के अंदर होती हैं। आपकी स्पेस से जब लाइट आती है, आपके अंदर आती है, आपके इसके अंदर सूरज की रोशनी अब आती है बाहर से, तो आपका क्लोज साइकिल वो आ तो जाती है, वो जब आपके एटमोसफेयर में एंटर होती है तो वो ट्रैप हो जाती है, उसको एटमोसफेयर बाहर वापस नहीं जाने देता, जिससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी सबसे सिंपल में एग्जांपल आपको दूं तो नर्सरीज आप देख लो। आपने पौधे खरीदे होंगे कभी भी, तो आप नर्सरीज में गए होंगे, तो नर्सरीज में उसने उन्होंने ग्रीन नेट लगाया होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया होता है। क्यों लगाया होता है? आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करने के लिए। जब सूरज की रोशनी पड़ती है उनके ऊपर, तो सूरज की शुआओं से आने वाली जितनी भी एनर्जी होती है उसको वो ट्रैप कर देता है, कपड़ा अंदर आता है, अंदर से बाहर नहीं जाने देता, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है वहां पे। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी यही काम करता है, ताकि वो अपने अर्थ को, हैबिटेट को जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। अदरवाइज हमारा जो है अर्थ जो है वो जम जाए, क्या हो जाए, ये बिल्कुल बर्फ का गोला बन जाए अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे ना हो तो। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर भी बिगाड़ आ रहा है। नेचुरली 78% तक जो है हमारे पास इस चीज की मौजूदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। सॉरी, 0.003% इसकी है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो 0.003% इसकी हमारे पास जो है इसकी क्वांटिटी है दुनिया में। अब जब इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम करते हैं अपने इलीगल सोर्सेज से, हम वोल्केनिक इरप्शंस, तो वो तो नेचुरल आ गया आपके, उसके बाद गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, धुआं, ये वो सब चीज़ें जब इसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारे पास बिगाड़ पैदा होता है हमारे एनवायरनमेंट में। अब फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कार्बन सिंक्स का। नेचुरली अल्लाह ताला ने कार्बन सिंक्स प्रोड्यूस किए हैं, वो चीजें जो कार्बन को क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, उनको बोला जाता है कार्बन सिंक्स बोला जाता है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट उसको बोला जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसकी तरफ हम बेशक नहीं जाएंगे, पर जनरली कार्बन सिंक्स के बारे में आप जाने, कार्बन सिंक्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन में अंदर कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ। अब ये जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ, तो अगला जो इसको यूज करने वाला कौन है, वो प्लांट है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा ऑक्सीजन, तो वो पौधा क्या हो गया, प्लांट्स क्या हो गए, कार्बन सिंक्स हो गए। हमने प्लांट छोड़े कहाँ हैं? एक मुल्क को सस्टेन करने के लिए 25% उसके रकबे के ऊपर जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, बट दुख से कहना पड़ता है कि 2008 के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के 5% हिस्से के ऊपर से फॉरेस्ट है। आखिरी बार 2008 के सेंसस हमारे पास मौजूद है। अब 2008 के बाद आप अगर आगे आते जाएं, 2008 के बाद की मैं बात करूं, तो आज तक अगर आप बात करो तो 8%, 5% भी आपका गया। मैं जनरली बात करूं तो मैंने जितनी डिफॉरेस्टेशन देखी है, आपके डीएचएस बनते हैं, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, आपके फलां बन रहा है, फलां बन रहा है, तो तबाही निकल रही है आपके फॉरेस्ट काट काट के आपके हाउसिंग सोसाइटीज वालों ने, तो आपका कम होते होते लेवल मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबव 3%। अब कार्बन सिंक्स तो आपने खुद खत्म किए हैं आपने। अब कार्बन सिंक्स ही नहीं है, इवन आपके ओशंस भी कार्बन सिंक है। ओशंस के अंदर भी आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, बट उसको भी एसिडिफिकेशन की वजह से आपने तबाह कर दिया है। ओशन एसिडिफिकेशन ने जो है आपके कार्बन सिंक्स को वहां पे भी तबाह कर दिया है। तो जब हम खुद अपने हाथों से तबाही कर रहे हैं, तो फिर कार्बन एवोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे कार्बन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही जा रही है, आपके ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। और याद रखें, with every 1 degree rise in temperature, you can see up to the 8 meter rise in the sea level। 1 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर राइज होता है, ग्लोबल टेम्परेचर, तो आपका 8 मीटर सी लेवल राइज होता है। अब ये चीजें क्या हैं, इनके फिर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत लंबे हैं। अब जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर बात करते हैं, मैंने पहले ही बात की, तो फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, बट हम जलाने में चुटकी नहीं लगाते, उनको निकाला जलाया।
अब उसके जो स्टोर किया हुआ था, जो फॉसिल फ्यूल ने कार्बन स्टोर किया हुआ था, वो तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, आगे सिंक्स है नहीं, तो उसको यूज कैसे करेंगे? वो तो एनवायरमेंट में उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी ना। एक पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब इनहेल करता है, इनहेल करके उसको सीक्वेंस करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, उसके तना बन रहा है, उसकी बार्क बन रही है, उसके पत्ते पत्ते बन रहे हैं, तो सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं, उसमें कार्बन की अच्छी खासी क्वांटिटी है। वो पौधा जब टूटेगा, जब वो मरेगा, मर के डिके होगा, तो अगेन उससे क्या बनेगा, बायोमास बनेगा। और वो बायोमास में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपका रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, कुछ बायोमास से आपका सॉइल के अंदर चले जाएगा, और जो सॉइल के अंदर जाएगा वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी सॉइल को जरखेज करेगा। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल चल रहा है आपका, और इसके ऊपर नए पौधे उगेंगे। तो कार्बन साइकिल को मेंटेन करना भी बहुत क्या है, हमारे लिए जरूरी है, और उसके लिए जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को समझना बड़ा जरूरी है। तो ह्यूमन काज ग्रीन हाउस गैस इन क्लाइमेट चेंज। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज्यादा हो रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर याद रखें तीन गैसेस काबिल जिक्र हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखें ये तीन गैसेस, ये इनका जो है बुनियादी जुज है आपके ग्रीन हाउस गैसेस का, इनको ही बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस को बोलते हैं GHS। और ये वजह बन रही है अभी क्लाइमेट चेंज की। जैसे मैंने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से आता है, मीथेन आपका बेताशा सोर्सेज से पैदा होता है। नेचुरली मीथेन गैस की बात करूँ, आपके ज़मीन से निकलती है, इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने उर्फ में सुई गैसों से बोलते हैं। एग्रीकल्चर से पैदा होता है, लैंडफिल से पैदा होता है, जहाँ पे आप कचरा जो ढेर में फेंकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट बोलते हैं वो जो चीज, ऐसी जगहों को बोलते हैं जहाँ जो है पहले से जमी हुई हो, जैसे आपके आर्टिक रीजन हैं, वो सदियों से जो है वो जमे हुए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो व्हीकल से आप एग्जॉस्ट से आपके पास पैदा हो रहे हैं। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाए CFS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होते हैं कूलिंग एजेंट के तौर पे, इनके रिलीज से ये तबाही करते हैं आपके एनवायरनमेंट की। आजकल तो इसकी ममानियत है, आप किसी भी कूलिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज नहीं कर सकते, इसको बैन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर। आपके एसीज, आपके एयर कंडीशनर्स, आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसको यूज बंद कर दिया गया है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको बोला जाता है SF6 बोला जाता है इसको, इसको शॉर्ट फॉर्म में से क्या है, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एंड वाटर वेपर भी जो है वो अफेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के अंदर इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के अंदर इसका बुनियादी हिस्सा है इनका। अब जैसे हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्लाइमेट चेंज क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स अ चेंज इन द ग्लोबल क्लाइमेट। कैसे है चेंज है जी? इसके अंदर बहुत सारी चीजें फिर आती हैं, आपकी सीजनल वेरिएशंस आपकी आती हैं, आपका टेम्परेचर इंक्रीज आता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज आता है, आपका आपका डिले इन इन सीजन आता है, आपके आपके सीजन्स बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, आपके सीजन्स कहीं पे श्रिंक हो रहे हैं, कहीं पे आपका एक सीजन ही जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी आ रहा है, कहीं पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके क्लाइमेट चेंज के साथ। पाकिस्तान के कई रीजन्स की मैं बात करूं, तो वहां पे गर्मी बड़ा शॉर्ट टेन्योर हो गया गर्मी का, और सर्दियों का टेन्योर इंक्रीज हो गया। जैसे मैं आपके नॉर्दर्न एरियाज की बात करूं, इवन आप यकीन करो कि जून के महीने में भी इस बार जो है आपके नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी हुई है, जून में भी। बाबू सर टॉप की बात करो, आप जो है गिलगित की बात करो, ठीक है, आप देवसाई प्लेटियोज की बात करो, उस पर जून में वहां पे बर्फ पड़ी है। क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट का चेंज क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या इफेक्ट को देखो, तो आप अपनी एक्टिविटीज को देखोगे, आपकी एक्टिविटीज की वजह से आ रहा है। आर्टिक एंड एंटार्क्टिक जो है इसके रीजन्स के इफेक्ट आ रहा है, वहां से बर्फ गल रही है, जहाँ जो एरिया सदियों से, हजारों साल से बर्फ से ढका हुआ है, वहां से बर्फ दर गल रही है, लगी पिघल रही है, लगी हुई। पोलर बियर्स की जो है वहां से रिलोकेशन हो रही है। मेरीन क्रस्टेशियंस मतलब आपकी जो है मेरीन लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। सी मैमल्स की जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो खराब हो रहे हैं, इसके अंदर आप पेंगुइन्स को अगर आप देखें, सी ईल्स को देखें, अगर आप देखें, लोगों के इन चीज़ों के तो ब्रीडिंग ग्राउंड से खराब होते जा रहे हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स की मैं बात करूँ, वो मरते जा रहे हैं। कई ऐसे पौधे थे जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अडोप्टेशन की हुई थी, तो अडोप्टेशन उनके एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से खराब हो रही हैं। कई स्पीशीज जो है, इससे पहले भी अगर हम बात करें, जो आज तक मखदूम हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, उनकी एक्सटेंशन के पीछे जो वजह थी वो थी क्लाइमेट चेंज था। एक डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की एक थ्योरी है
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की मैं बात करूं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो कहता है कि जो स्पीशी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर जाएगी, फिट आ जाएगी, वो सर्वाइव करेगी, और जो स्पीशी अडॉप्ट नहीं करेगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिंपल इसकी थ्योरी है। और ये थ्योरी हमें इससे पहले समझ नहीं आती थी। आज से 10 साल पहले जब मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी, या 12 साल 14 साल पहले पढ़ी थी, तो मुझे इसकी समझ नहीं, कैसे यार, कैसे कोई स्पीशी अडॉप्ट करेगी? हम तो मजे से रह रहे हैं, कोई अडॉप्टेशन की जरूरत नहीं है हमें। अब समझ आ रही है भाई अडॉप्टेशन की। अब समझ आ रही है, जो लोग अडॉप्ट कर जाएंगे उस चीज को तो वो जिंदा रहेंगे। आप कनाडा की बात करें, पिछले साल कितनी गर्मी पड़ी है कनाडा में। आज तक वहां पे लोगों ने कभी ऐसी नहीं लगाए थे एयर कंडीशन, उन्हें ऐसी की जरूरत पड़ रही है। और उसमें कई लोग मरे हैं। क्यों मरे हैं? वो उस गर्मी को अडॉप्ट नहीं कर पा, उन्होंने कभी गर्मी देखी नहीं है भाई, तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, मर रहे थे लगे हुए लोग। अब जो अडॉप्ट कर जाएंगे वो जिंदा रहेंगे। मैं एक मैं देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। बेसिकली वो बनी हुई थी इसके ऊपर, सालमन्स के ऊपर बनी हुई थी, सी सालमन्स के ऊपर, फ्रेश वाटर सालमन्स के ऊपर। मछली जो है, आप लोग बड़े शौक से आप भी खाते होंगे सालमन्स। अब वो रहती है ठंडे पानी के अंदर। उसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फ्रेश वाटर, और ठंडा पानी होता है। अब उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है बिकॉज ऑफ द एलिवेट इन द टेम्परेचर। अब ये चीज अगेन जो है आपको ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है। किस चीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है? इंसेक्ट्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपके पास, और पोटेंशियली डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिक रीजन के अंदर जो है एक जो है वर्म जो है, उन्होंने जो है परमाफ्रॉस्ट के नीचे से उन्होंने उनको मिला है। अब वो वर्म जो है, शायद पता नहीं किस बीमारी की जड़ हो, वो हजारों साल से वहां पे सोया पड़ा था। उन्होंने बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला है, बर्फ गली है नीचे से, वो वर्म्स निकले हैं। अब वो उसके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लगे देख रहे हैं भाई ये क्या चीज़ है। पॉसिबल है किसी दूसरे हम इंतजार कर रहे हैं किसी दूसरे कोरोना का। पॉसिबल है। यही तो इन्फेस्टेशन है। यही तो पोटेंशियलिटी इन चीज़ों की, कि हजारों साल से जो चीज़ें जो बर्फ की जो दबी हुई थी, इन्वायरमेंट ने दबाया हुआ था उन चीज़ों को, वो अपने डिवार्फ फेज के अंदर की हुई थी। उन चीज़ों को दोबारा जो है फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, दोबारा वो हमारे सामने आ रही हैं। अब ये अफेक्ट करते हैं वाटर सैलिनिटी को भी, ठीक है, और टेम्परेचर को भी इफेक्ट करता है, और इस तरह से मेरीन ब्रीडिंग लाइफ को भी इफेक्ट करता है। फिर इसकी वजह से एनिमल माइग्रेशन भी होती है। और जब जो जो जानवर, जैसे मैंने पोलर बेयर्स की मैंने बात की, तो वो तो बर्फीले एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं। तो जब बर्फें पिघलेंगी तो वो फिर अपने आप को रिलोकेट करेंगे उस रीजन की तरफ जहाँ पे उन्हें बर्फ मिलेगी, जहाँ पे उन्हें कूलर टेम्परेचर मिलेगा। और यही चीजें जो है फिर जो है डिस्टर्ब करते हैं प्रेडेटर प्रेडेशनशिप को। जैसे मैंने आपको सी ऑटर्स की बात मैंने की, कि सी ऑटर जो है जो चीज खाते थे, जो ईल्स वो खाते थे, वो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कोई दूसरी चीज खाना शुरू की, और वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो जब प्रे नहीं है, आपका शिकार आपके लिए खत्म होता जा रहा है, तो आप क्या खाएंगे? तो इस तरह के कई फिनोमेना हमें एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं। तो हम इन सबको क्लाइमेट चेंज, आज तक हम आप इससे पहले क्लाइमेट चेंज समझते होंगे भाई, गर्मी ज्यादा होगी क्लाइमेट चेंज है ना जी। गर्मी का ज्यादा होना या कम होना क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो इसके पीछे के हजारों फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको, कई फैक्टर्स मैंने आपको बताए, कि ये सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को, परिंदों को, एक्वाटिक लाइफ को, ट्रीज को, हर चीज को अफेक्ट करता है। इस चीज को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट हायरार्की की हम बात करते हैं, तो हम इसको 4 स्टेप्स के अंदर बात करते हैं। हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जरूरी है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, इनकी मैनेजमेंट करें। कैसे? सबसे पहले तो हमें कोशिश करें एलिमिनेट करने की उन सोर्सेज को, उन चीजों को जिनसे ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं। इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन यूजिंग टू प्रिवेंट, यहाँ पे एच लेकर जी एच जी है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन अक्रॉस द लाइफ साइकिल। आप लाइफ साइकिल क्या होता है, एलसीए में आपको पढ़ाऊंगा आगे, लाइफ साइकिल असेसमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। लाइफ साइकिल क्या होता है, कि मिसाल के तौर पर मेरे एक हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल का एक लाइफ साइकिल है। इस मोबाइल के जितने पार्ट्स लगे हैं, ये इंडस्ट्री में बन के इस प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगा, यूज करने के बाद इस प्रोडक्ट को जब खराब हो जाएगा फेंकने तक, जो पूरे का पूरा इसका साइकिल है, दिस इज बेसिकली द होल एलसीए ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं एक प्रोडक्ट के बनने से लेके उसके उसके दोबारा खत्म होकर जब फेंकने तक, आपको जितना भी उसका लाइफ साइकिल है उसका, उसके दौरान जितने भी स्टेप्स इसके अंदर आते हैं, तो उनके अंदर ग्रीन हाउस ऑफ गैस एमिशन को आप खत्म करें, निकालें उसको। आप ग्रीन प्रोडक्ट्स और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ आप जाएं, जिसके लिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल हमें जो है चेंजेस लेके आने होंगे, एक्सपेंड करना होगा अपने अपने मटेरियलिस्टिक को रैशनलाइज करना होगा, और बिजनेसेस को मूव करना भी पॉसिबल है। बाज़ औक़ात
हम मिसाल ले लूँ, मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है एक जंगल के अंदर, तो वो वहाँ से मेरे एटमोसफेयर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो मैं उसको इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। न्यू मॉडल्स की तरफ हमें जाना चाहिए। फिर हम रिडक्शन की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं रिड्यूस तो कर सकता हूँ ना। रियल एंड रिलेटिव पर यूनिट रिडक्शन की मैं बात करता हूँ, मैं कार्बन एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता हूँ ऑपरेशन प्रोसेस एंड फ्लीट के अंदर, कि यार मैं 100% अगर खत्म नहीं कर सकता, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर सकता, 100% कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज खत्म नहीं कर सकता, जो कि पॉसिबल भी नहीं है हमारे जैसे मुल्क के लिए, बट हम रिड्यूस तो कर सकते हैं उसको ना। हम कम से कम यूज करें उन चीजों का, एफिशिएंट यूज की तरफ जाएं, बेटर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं जो इनेबल करें हमें उस चीज की रिडक्शन की तरफ। उससे बढ़ के रिड्यूस भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं इतनी हैवी टेक्नोलॉजीज अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ आ जाए, मतलब बादल की तरफ चले जाएं। तो आप रिन्यूएबल चीजों की तरफ चले जाएं, नॉन रिन्यूएबल से। जैसे आप घरों में जो है बिजली यूज करते हैं, आप उसकी जनरेटर यूज करें, जनरेटर में पेट्रोल यूज हो रहा है, उसकी बजाय आप सोलर लगाएं। आपने सब्स्टिट्यूशन की है ना, आपने लोअर कर दिया फैक्स को ना। लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं, मिसाल के तौर पे ऑन साइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लेके आए, कार्बन जो है रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी को करें, एनर्जी परचेज करने से, ग्रीन एनर्जी की बात की मैंने। आप परचेज करें इनपुट्स एंड सर्विसेज विद लो एम्बेडेड एम्बेडेड इमिशंस। इनपुट एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स की हम बात करते हैं, जो डिफरेंट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि इस इमिशंस को कम करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, कैटालिटिक कन्वर्टर्स की बात करूँ, फोटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की मैं बात करूँ मैं आपके लिए, ठीक है, स्क्रबर्स की मैं बात करूँ, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को कम करते हैं। जो चिमनीज के अंदर हम लगा सकते, स्टैक सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने से पहले ही क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंपेंसेट। जो अनअवॉइडेबल रेजिडुअल इमिशंस हों, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हर सूरत में उन्होंने रिलीज होना ही होना है, तो उसको रिमूव या ऑफसेट करने के लिए हम सिस्टम्स अगेन लगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करें लैंड मैनेजमेंट सिस्टम्स को, वैल्यू चेन्स को, एसेट शेयरिंग को, और कार्बन क्रेडिट्स को। कार्बन क्रेडिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम 20वीं सेंचुरी में प्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंदर ये था कि हर कंट्री, हर एक फैक्ट्री को अपने कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी को ईपीआई जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, या पाकिस्तान में इसको बोला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका लॉ कहता है कि उसके कुछ एनईक्यूज है, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके। वो कहते हैं कि एक फैक्ट्री एक साल के अंदर या एक महीने में इतना कार्बन रिलीज कर सकती है। ठीक हो गया, आपने उससे कम रिलीज किया है तो आपने कुछ क्रेडिट्स बचा लिए हैं, और आपके साथ वाली एक फैक्ट्री है जो कि उससे ज्यादा उसको रिलीज कर रही है, तो आप अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर सकते हैं कि भाई मैंने ये अपने कार्बन क्रेडिट बचाए हुए हैं, मैंने इससे कम रिलीज किया है, ये तुम ले लो। आप उसे सेल कर सकते हैं इन कार्बन क्रेडिट्स को। इवन ये कॉन्सेप्ट आया है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, 20वीं सेंचुरी में इसने प्रोड्यूस किया है। और जो कंपनीज कम प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन क्रेडिट्स को अपने बचा लेती हैं, उनको बोनसेस भी दिए जाते हैं। अगर वो सेल नहीं करेंगे किसी दूसरे को कार्बन क्रेडिट्स अपने, तो उनको बोनस भी दिया जाता है। और इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलती है आप एक क्लाइमेट एक्शन को, और एक कार्बन मार्केट को डेवलप करने में, जो है एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी इससे क्या होती है, स्मोक सपोर्ट मिलती है। सो दैट्स ऑल जी, आज के बारे में इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट एनर्जी के बारे में बात करेंगे कुछ, इंशाल्लाह ताला वेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही था। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बात करेंगे।